वेलकम टू इट सक्सेस मंत्रा। आज हम बात करेंगे केमिस्ट्री के जो वीडियोस हमने पहले वीडियो अपलोड किया था उसके बारे में हमने बात की थी उसमें कि कैसे पढ़ना है, एक तरीका आपको बताया था। आज बात करेंगे डिटेल में फिजिकल केमिस्ट्री के सेक्शन के बारे में, किस चैप्टर में क्या पढ़ना है, क्योंकि एग्जाम्स में बहुत कम टाइम बचा हुआ है। तो अभी ये टाइम है कि आपके पास कि उसको एक बार रिवाइज कर लें। जो आपने पढ़ा है, अगर अच्छे से पढ़ लिया अच्छी बात, उसको रिवाइज कर लें। अगर नहीं पढ़ा है तो जो हम आज आपको बताने वाले हैं उस मेथड को फॉलो करके आप पढ़ें। अगर मैं बात करूं फिजिकल केमिस्ट्री की, तो जैसे मैंने पहले कहा था, ये 19 मार्क्स कंटेन करता है, जिसमें 4 मार्क्स फॉर सॉलिड स्टेट, 5 टोटल 19 मार्क्स। और 19 मार्क्स आर इजीएस्ट टू गेट। अगर आप आसानी से इसको मिल सकता है कोई 19 मार्क्स, अगर आप ध्यान से थोड़ा पढ़ते हैं तो। देखिए आपके सामने मैंने कुछ लिख रखा है, मैंने ये लिखा हुआ है कि किस चैप्टर से क्या आएगा। तो फिर से वही बोल रहा हूँ, ध्यान से बैठ सुनिएगा। अगर पेन पेपर है तो लेके बैठ जाइए, नोट कर लीजिए, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को पढ़ना आपके लिए आसान हो जाएगा। तो देखिए सबसे पहले सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट चैप्टर में क्या आएगा, सबसे ऊपर लिखा है न्यूमेरिकल। सॉलिड स्टेट चैप्टर से न्यूमेरिकल आएगा, और हर साल आप देखते होंगे न्यूमेरिकल जरूर आता है। न्यूमेरिकल जो है, न्यूमेरिकल में दो तरह के न्यूमेरिकल हो सकते हैं। कौन कौन से हो सकते हैं? एक हो सकता है डेंसिटी। डेंसिटी निकालने के लिए न्यूमेरिकल आएगा, डेंसिटी ऑफ अ यूनिट सेल। डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल निकालने के लिए बहुत सिंपल सा न्यूमेरिकल होता है। आप अगर फॉर्मूला आपको याद है तो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर सकते हो आप। उसके अलावा दूसरा जो न्यूमेरिकल है वो है फॉर्मूला बनाने के लिए न्यूमेरिकल आता है, कि अगर एक कंपाउंड, एक एलिमेंट ए है वो बीसीसी लैटिस में है, दूसरा एलिमेंट बी है वो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स को कवर करना है, तो व्हाट विल बी द फॉर्मूला। चांसेस हैं कि ये अगर आता है, बहुत कम हुआ है ऐसा कि पेपर में आया है, अगर ये आता है तो 2 मार्क्स आ सकता है, आपको नंबर कट सकते हैं आप, अगर आपने इसे ध्यान ना दिया हो तो। प्लीज पे अटेंशन, इस टाइप क्वेश्चन जरूर आप सॉल्व कर लो। बहुत मुश्किल नहीं है, एक कॉन्सेप्ट है, ध्यान से देखना कि कैसे सॉल्व होगा, कि यहाँ पे ए टू बी फॉर्मूला होगा कि ए बी फॉर्मूला होगा। वो डिपेंड करता है कि ऑक्टाहेड्रल साइड पे है कि टेट्राहेड्रल साइड पे है, किस हिसाब से। गो एंड रीड द बुक, आपको समझ में आएगा ये बात। इसके अलावा एक बार आपने न्यूमेरिकल कर लिया, और जैसे मैंने कहा कि जितने चैप्टर से बात कर रहा हूँ सबसे आसान डेंसिटी वाला ही न्यूमेरिकल है, जिसमें कि आप या तो आपसे क्या पूछ सकता है डेंसिटी निकालने को, या फिर मॉलिक्यूलर मास निकालने को पूछ सकता है। जो प्रॉब्लम आती है वो आती है यूनिट में, मतलब कि जो डेंसिटी में यूनिट का ध्यान रखिएगा कि आप यूनिट किस में निकाल रहे हैं, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में निकाल रहे हैं, केजी पर मीटर क्यूब में निकाल रहे हैं, इसका ध्यान रखिएगा। एक और न्यूमेरिकल हो गया, फिर आता है डिफेक्ट्स पे। सॉलिड स्टेट से क्वेश्चन बनता है डिफेक्ट्स के ऊपर। न्यूमेरिकल के साथ साथ अगर कभी न्यूमेरिकल नहीं आया तो डिफेक्ट से क्वेश्चन आएगा, अब न्यूमेरिकल आया तब भी डिफेक्ट से क्वेश्चन आएगा। डिफेक्ट से क्वेश्चन कैसा सकता है, हो सकता है 1 मार्क्स या 2 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। क्या होगा कि स्कॉटरी डिफेक्ट क्या होता है, या फिर अगर ऐसा डिफेक्ट जिसमें कि डेंसिटी पे फर्क पड़ता है, तो आपको बताना है कौन सा डिफेक्ट होगा जिसमें डेंसिटी पे फर्क पड़ेगा। तो इसके लिए डिफेक्ट्स वाला जो थ्योरी वाला पार्ट है केमिस्ट्री में, आपको कुछ चीजें हैं जो आपको पढ़नी पड़ती है, ध्यान से याद करनी पड़ती हैं। वैसे ही डिफेक्ट्स आपको याद करना पड़ेगा, कितने डिफेक्ट्स होते हैं, किस डिफेक्ट में क्या होता है, और एक चार्ट बना लीजिए, चार्ट डिफेक्ट से नाम लिख लीजिए, किसमें डेंसिटी कम होती है, किसमें डेंसिटी कम नहीं होती है। और क्योंकि टॉपिक इजी है डिफेक्ट्स वाला, आप पढ़ने जाएंगे तो समझ में आ जाएगा आपको इजी। फिर उसके बाद आता है शॉर्ट क्वेश्चंस। शॉर्ट क्वेश्चंस में क्या आ सकता है, तो आपने अगर फिजिक्स पढ़ा होगा तो फिजिक्स में आपने सेमीकंडक्टर चैप्टर पढ़ा होगा, तो उसमें आपने देखा होगा पी एन जंक्शन। तो इसमें टॉपिक है पी टाइप, एन टाइप सेमीकंडक्टर क्या होते हैं। इसके अलावा फेरोमैग्नेटिक, फेरीमैग्नेटिक लास्ट में दिया हुआ है आपके बुक में, वो टॉपिक को आप मिस मत करिएगा, बिकॉज अगर एक नंबर क्वेश्चन आता है तो फ्री में आपको नंबर चले जाएंगे। ऐसा नहीं करना है, आपको ध्यान से उसको एक बार रीड कर लेना है क्या है, और मुश्किल से 15 मिनट्स लगेगा, आपका ये शॉर्ट क्वेश्चन तैयार हो जाएगा। एक और चीज कभी कभी आई हुई है, उसको ध्यान से सुनिए मैं क्या बोल रहा हूँ। कभी कभी इसमें आता है प्रूविंग। आप कहेंगे प्रूविंग कैसे, तो प्रूविंग इसमें दो है। एक आता है जो डेंसिटी का फॉर्मूला आप यूज करते हो न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए, वही डेंसिटी का फॉर्मूला प्रूव करने को आता है, प्रूव द फॉर्मूला फॉर डेंसिटी। और दूसरा न्यूमेरिकल, दूसरा जो प्रूविंग आ सकता है वो आता है पैकिंग एफिशिएंसी की प्रूविंग, वो भी आपको ध्यान से याद करना है। एक और चीज जो दिमाग में रखनी है वो ये है कि जब भी चैप्टर सॉल्व कर रहे हो तो उसमें एक टॉपिक है जिसमें रेशियो का, रेडियस का क्या रेशियो होता है, या फिर रेडियस का क्या रिलेशन होता है फॉर डिफरेंट यूनिट सेल्स। फॉर क्यूबिक यूनिट सेल्स में डिफरेंट डिफरेंट टाइप जो होते हैं, सिंपल क्यूबिक, फेस सेंटर्ड, तो उसमें क्या रेशियो होता है अलग अलग, वो आपको याद रखना है, वो ध्यान रखना है। एक बार सॉलिड स्टेट पे आप बैठेंगे इसको प्रिपेयर करने के लिए, तो मुश्किल से 1.5 आवर लगेगा। 1.5 आवर में आपका पूरा सॉलिड स्टेट प्रिपेयर हो जाएगा, अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा। उसके बाद आएंगे सॉल्यूशंस पे। सॉल्यूशंस में क्या करना है, तो सॉल्यूशन 5 मार्क्स कंटेन करता है।
इसमें क्या क्या आता है? न्यूमेरिकल्स। न्यूमेरिकल्स कितने टाइप के हो सकते हैं? 4 फॉर्मूले हैं जिसमें न्यूमेरिकल सबसे ज्यादा चांसेस हैं। वो 4 फॉर्मूलों में भी 3 बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से? तो पाई इज इक्वल टू एम आर टी। पाई इज इक्वल टू एम आर टी क्या है? ये है ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर है पाई इज इक्वल टू एम आर टी। इसमें क्या पूछ सकता है? प्रेशर दिया होगा आपसे, मोलैरिटी, यहाँ एम होता है मोलैरिटी, यहाँ होता है गैस कांस्टेंट, टी होता है टेम्परेचर। ये पुट करके आप में से या तो पाई दिया हो तो एम निकाल सकते हैं, या फिर मॉलिक्यूलर मास निकालने को पूछ सकता है। किस भी टाइप का न्यूमेरिकल है आप इसको तैयार करके रखेंगे। फिर दूसरा होता है डेल्टा टीवी इज इक्वल टू केबी इनटू स्मॉल एम, दैट इज मोलैलिटी, एंड डेल्टा टीएफ इज इक्वल टू केएफ इनटू स्मॉल एम, दैट इज मोलैलिटी अगेन। और उसके बाद एक जो न्यूमेरिकल होता है दैट इज रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ये चारों जो है ये है क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज। क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी होती है जो कि सॉल्यूट के नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर डिपेंड करती है। सो यहाँ जो अब मैं लिख रहा हूँ ये क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी है। 4 क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी जिनको हमें पढ़ना है इस चैप्टर में, और उन चारों क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी के बारे में हमें ये जानना है कि कौन से क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी का फॉर्मूला लगा के क्या कैसे सॉल्व होगा, क्या होता है प्रॉपर्टी में, उसके बारे में। एक जो मैं बोला था रिलेटिव लोअरिंग, तो उसमें क्या होता है? पी नॉट ए माइनस पी एस अपॉन पी नॉट ए इक्वल टू एक्स बी। एक्स बी इज अ मोल फ्रैक्शन। अगर हम इसको इग्नोर कर देते हैं, एनबी को नंबर ऑफ मोल्स बहुत स्मॉल लेते हैं, तब लिख सकते हैं इसको एनबी अपॉन एनए। तो ये फॉर्मूले होते हैं 4। सबसे ज्यादा चांसेस इन 3 फॉर्मूले से आने, ज्यादा चांसेस हैं इन तीनों से है। इसे कभी कभी न्यूमेरिकल आता है। आपने सॉल्व कर लिया एग्जाम में, आपने सॉल्व कर दिया, लेकिन न्यूमेरिकल गलत हो जाएगा। ये फॉर्मूला अगर याद है तब भी। क्यों? एक फैक्टर है जो होता है वांट ऑफ फैक्टर, उसकी वजह से अगर आपने उसको इंक्लूड नहीं किया फॉर्मूले में तो फॉर्मूला आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो जानते हैं कि वांट ऑफ फैक्टर क्या है, इस फॉर्मूले में उसको इंक्लूड क्यों कर रहे हैं। तो देखिए मैंने जैसे कहा कि क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी होती है जो कि सॉल्यूट के पार्टिकल्स पर डिपेंड करती है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने होते हैं। और इमेजिन करो अगर एक बीकर में वाटर रखा है और मैंने कहा इसमें मैंने NaCl ऐड कर दिया, नमक ऐड कर दिया। जब NaCl ऐड किया, NaCl एक सॉल्यूट है, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है। जैसे मैंने सॉल्यूट ऐड किया इसकी प्रॉपर्टी में चेंजेस आएंगे, एक सॉल्यूशन बन गया। अब इसकी प्रॉपर्टी में जो चेंजेस आएंगे वो क्या क्या हो सकता है? ऑस्मोटिक प्रेशर में हो सकता है, बॉइलिंग पॉइंट में चेंज आ सकता है, फ्रीजिंग पॉइंट में चेंज आ सकता है, और वेपर प्रेशर में चेंज आ सकता है, क्योंकि क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज है, डिपेंड करते हैं नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट। लेकिन अगर NaCl है तो मैंने कहा NaCl ऐसे था, जैसे ही आप इसको वाटर में मिक्स करोगे ये बन जाएगा Na+ और Cl-। तो क्या मैं कह सकता हूं कि अब ये एक पार्टिकल 2 पार्टिकल टूट गया। सो इफ आई से कि अगर 2 पार्टिकल टूट गया तो जो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी में सॉल्व कर रहा था, अभी मैं एक पार्टिकल लेके सॉल्व कर रहा था, अभी वही क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी 2 पार्टिकल की वजह से चेंजेस आएंगे। मतलब जो फॉर्मूला में सॉल्व कर रहा निकाल रहा था उसका आंसर गलत होगा, क्योंकि मैं NaCl लेके चल रहा था। मतलब मुझे ये Na+Cl- को कंसीडर करना पड़ेगा। सो 2 केसेस होते हैं। एक केस तो ये होता है कि अगर NaCl है तो अगर वो डिसोशिएट हो रहा है, कंप्लीटली डिसोशिएट हो रहा है, तो आपको Na+ और Cl- में ब्रेक हो जाएगा। तो वांट ऑफ फैक्टर क्या होगा? तो अगर स्ट्रेट फॉरवर्ड में बताऊं, इसका फॉर्मूला भी होता है, अल्फा के टर्म्स में निकालते हैं, लेकिन जो क्वेश्चन आता है बोर्ड में तो स्ट्रेट फॉरवर्ड सिंपल क्वेश्चन आता है। क्या होता है? एक कंपाउंड दिया NaCl, बोला वांट ऑफ फैक्टर का यूज करना है आपको, लिखा कहीं नहीं रहेगा वांट ऑफ फैक्टर कितना है, सिर्फ इतना लिखा रहेगा इलेक्ट्रोलाइट इज कंप्लीटली डिसोसिएटेड। अगर ये लाइन लिखी है इट मींस यू हैव टू यूज वांट ऑफ फैक्टर। यहां वांट ऑफ फैक्टर होगा I = 2। एज आई टोल्ड यू ये एक पार्टिकल 2 में बदल गया, तो सिंपल MgCl2 वांट ऑफ फैक्टर हो जाएगा Mg+2 प्लस Cl- 2s, मतलब 2 Cl- के एटम्स होंगे, मतलब कि 3। तो डायरेक्ट इस तरह का क्वेश्चन आता है, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आता है। जो डिफिकल्ट क्वेश्चन आपको दिख रहे होंगे जहां पे अल्फा यूज करना हो, बहुत मुश्किल है उसका आना, यही क्वेश्चंस आ सकते हैं अगर पेपर में आएंगे तो। क्योंकि जो बोर्ड का पेपर बनता है बहुत टफ बनाने की कोशिश नहीं की जाती है, क्वेश्चन सिंपल रखे जाते हैं, बस ध्यान रखा जाता है कि बच्चे का कॉन्सेप्ट चेक हो बस। तो आप क्या करोगे, इन सारे फॉर्मूले में एक मॉडिफिकेशन हो गया, इस सारे फॉर्मूले में I की वैल्यू इंक्लूड हो गई, I मल्टीप्लाई हो गया। मतलब अगर डिसोसिएशन लिखा है तो आप I को मल्टीप्लाई करोगे और फिर इसका फॉर्मूला निकालोगे और स्ट्रेट फॉरवर्ड आपका आंसर आ जाएगा, कोई टेंशन नहीं होगी। यकीन मानिए अगर आप बैठ जाए इसको करने के लिए, न्यूमेरिकल सही से आप ध्यान से करना शुरू करें, हर टाइप के 2-2 न्यूमेरिकल अगर आप कर लेते हो तो ये चैप्टर
100% आपका पूरे 5 नंबर दे के जाने वाला है आपको, क्योंकि एक न्यूमेरिकल आपका आ गया, हो सकता है 5 नंबर का न्यूमेरिकल आ गया, पूरे 5 नंबर स्ट्रेट फॉरवर्ड वहीं पे मिल गए। अभी क्या होगा, 5 नंबर के न्यूमेरिकल के साथ एक और क्वेश्चन होता है, क्या होता है उसके बारे में बात करते हैं। कभी कभी क्या होता है कि जब न्यूमेरिकल नहीं आया या न्यूमेरिकल 2 नंबर में आ गया, तो आपको एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन देते हैं सॉल्यूशन से। अब थ्योरेटिकल क्वेश्चन में क्या होता है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन में आ सकता है कि रीजनिंग क्वेश्चंस, या फिर एजियोट्रॉप क्या होता है, व्हाट इज एजियोट्रॉप, व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ हेनरी लॉ, या फिर आइडियल मिक्सचर क्या होता है, उसका ग्राफ बनाने को आ सकता है। मतलब क्या करना है आपको कि ग्राफ जो इसमें दिए हुए हैं आइडियल सॉल्यूशन के, उसको प्रैक्टिस करके रखना है बहुत अच्छे से। सो व्हाट यू विल डू, न्यूमेरिकल तैयार करने के साथ साथ इसके थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी तैयार करिए कि आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है, उसका ग्राफ क्या होता है, अच्छे से प्रिपेयर करिए उसको भी, क्योंकि अगर वो आता है तो नंबर जाने नहीं चाहिए आपके। फिर है शॉर्ट क्वेश्चन। शॉर्ट क्वेश्चन में आता है रीजनिंग। रीजनिंग में क्या आ सकता है, जैसे ही मैंने नमक ऐड किया पानी में, अब इमेजिन करो और आंसर तो सोच के मुझे बताना, लास्ट में डिस्कस करते हैं इस बात को कि अगर नमक ऐड किया हमने वाटर में तो उसका बॉइलिंग पॉइंट में क्या फर्क पड़ेगा, देर से बॉइल होगा कि जल्दी बॉइल होगा। यू कैन थिंक अबाउट इट। वैसे क्वेश्चन यहाँ आ सकता है, या फिर जो हेनरीज लॉ की एप्लीकेशन है जिसमें पूछा जाता है कि अगर कोई एक डाइवर सी में जाता है तो उसको क्या फर्क पड़ता है, अगर कोई इंसान माउंटेन पे जाता है तो उसके सेहत में प्रॉब्लम होने लगती है, मतलब बीमार पड़ने लगता है, नाक से खून आने लगता है, तो वो क्यों होता है। सो दैट इज हेनरी लॉ। तो अगर आप हेनरी लॉ के एप्लीकेशन से पढ़ लो, रॉल्फ लॉ पढ़ लो, तो उसमें जो रीजनिंग क्वेश्चन है वो आसानी से कर सकते हो। जो रीजनिंग क्वेश्चन है वो एनसीईआरटी में भी दिए हुए हैं, सो एनसीईआरटी के रीजनिंग क्वेश्चंस भी आप फॉलो कर सकते हो। मैंने पहले भी कहा था कि केमिस्ट्री के लिए एनसीईआरटी इज द ओनली थिंग दैट यू हैव टू कवर। पूरे अच्छे से एनसीईआरटी कवर कर लीजिए। अगर कहीं कोई कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम होती है देन यू कैन रेफर द रेफरेंस, अदरवाइज एनसीईआरटी सफिशिएंट इनफ टू गिव यू 100% मार्क्स। अब पूरे 100% एनसीईआरटी से ला सकते हो, बस एनसीईआरटी आपको 100% आनी चाहिए, बस जो कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होने चाहिए। एक बार सॉल्यूशन हो गया, ये कंप्लीट हो गया, फिर आ सकते हैं आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पे। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री टॉपिक है जो आपने 11th में कुछ पार्ट पढ़े हैं, सेल के बारे में पढ़ा है, और ये इसके बाद आता है, ये थोड़ा डिफरेंट टाइप का टॉपिक है। या भी है कि कुछ बच्चों को मैंने देखा है कि जिनको दिक्कत होती है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, या फिर कुछ बच्चों को इन चारों में सबसे अच्छे से इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आता है। सो डिपेंड करता है आप किस कैटेगरी में आ रहे हैं, किस आपको क्या समझ में आ रहा है। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जैसे ये वाले टॉपिक्स हैं, वैसे इसमें भी न्यूमेरिकल आता है। इस पे कौन सा न्यूमेरिकल आता है, तो इसमें वेरिएशन 2 टाइप के न्यूमेरिकल होते हैं। एक तो होता है स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, नॉस्ट इक्वेशन। तो नॉस्ट इक्वेशन में जो क्वेश्चन होता है वो आसानी से सॉल्व हो सकता है, और आप जब सॉल्व करने जा रहे हैं नॉस्ट इक्वेशन के क्वेश्चंस, तो क्या ध्यान रखना होगा, कहां गलती होती है उसके बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। नॉस्ट इक्वेशन होती क्या है, तो आपको पता है, ई सेल निकालते हैं, ई सेल इज इक्वल टू होता है ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग एनोड अपॉन कैथोड। ये फॉर्मूला होता है, आपको पता है पहले से। और देखिए अब मैं बताने जा रहा हूँ क्या गलती होगी, ध्यान दीजिएगा। न्यूमेरिकल बहुत सिंपल है, आप याद कर लिए फॉर्मूला, आप जाके सॉल्व कर लिया। छोटी सी गलती करते हैं और जो बात ध्यान नहीं देते हैं, ये जो न्यूमेरिकल आता है स्ट्रेट फॉरवर्ड, अगर 5 नंबर में आता है तो सीधे सिर्फ ये निकालने को नहीं आएगा, साथ में पार्ट्स आते हैं। क्या आते हैं पार्ट्स, पहले आएगा राइट द सेल इक्वेशन। तो सेल जो आपको दिया हुआ है पहले उसकी इक्वेशन बनानी है, रिप्रेजेंट द सेल, सेल को रिप्रेजेंट करना है। तो केस कहां फंसता है, आपको ध्यान क्या रखना होता है, एनोड क्या बनेगा, कैथोड क्या बनेगा, वो क्लियर है आपका कॉन्सेप्ट। तो आप पहले सेल रिप्रेजेंट कर लोगे, सेल इक्वेशन बनाना लिखना सीखना पड़ेगा। मतलब जब आप न्यूमेरिकल प्रिपेयर कर रहे हो तो वो साथ में प्रिपेयर करो कि कोई सेल का जो ई सेल निकाल लिया आपने वो सफिशिएंट नहीं है, क्योंकि साथ में सेल रिप्रेजेंट करना भी आना चाहिए। सेल रिप्रेजेंट करने में कुछ नहीं है, एनोड कैथोड और बीच में सॉल्ट ब्रिज, आपके हर बुक में अच्छे से दिया हुआ है, एनसीईआरटी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। इसके बाद एक क्वेश्चन यहाँ गलती होती है एन की वैल्यू में। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, अगर स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है Fe+2 के बारे में बात की जा रही है, Zn+2 के बारे में बात की जा रही है, तो यहाँ पे n तो 2 हो गया। लेकिन अगर एक ऐसा क्वेश्चन है जहां पे ये बोला गया कि Fe+2 चेंज हो रहा है Fe में और Ag+ चेंज हो रहा है Ag में, या फिर इसको ऐसे करें ज्यादा अच्छा है, Fe चेंज हो रहा है Fe+2 में और Ag चेंज हो रहा है Ag+ में। जब ऐसा क्वेश्चन आता है तो वहां जो बच्चे गलती करते हैं क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करना पड़ता है पहले आपको इलेक्ट्रॉन्स को इक्वल करने के लिए, और जो यहाँ वैल्यू है कैथोड
वहां पे आपको जो भी मल्टीप्लाई आपने किया है कैथोड एनोड में, वो कोफिशिएंट यहाँ पावर में जाता है। तो जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे तो ये बात को ध्यान रखना है, ये वाले क्वेश्चन जरूर सॉल्व करना है। एनसीईआरटी में दिया हुआ है, एग्जांपल में भी दिया हुआ है, एक्सरसाइज में भी दिया हुआ है, और जब क्वेश्चन आएगा वो इसी टाइप वाला क्वेश्चन आएगा, क्योंकि बोर्ड चाहता है कि हमें कॉन्सेप्ट चेक हो। तो इसलिए कॉन्सेप्ट पर ध्यान रखिए कि ये कोफिशिएंट यहाँ जाना चाहिए। तो इस टाइप में न्यूमेरिकल भी आप सॉल्व करेंगे, ध्यान देखिए। एक बार ये न्यूमेरिकल आपने सॉल्व कर लिया तो गारंटी है कि इस फॉर्मूले से क्वेश्चन गलत नहीं होना, अगर आपको फॉर्मूला याद है तो, कि कुछ और बचता ही नहीं है, वेरिएशन क्या बचेगा, कुछ नहीं। ठीक है, एक बार न्यूमेरिकल हो गया, फिर आते हैं थ्योरेटिकल क्वेश्चन। अलग अलग पैटर्न थोड़ा थोड़ा बोर्ड में कभी कभी चेंज करते रहते हैं। अभी 2-3 साल पहले तक क्या ट्रेंड था कि न्यूमेरिकल के साथ ऑप्शन में होता था टाइप्स ऑफ सेल्स, तो बच्चों के पास ऑप्शन होता था न्यूमेरिकल पढ़ लें और टाइप्स ऑफ सेल्स छोड़ दें क्योंकि थ्योरी पार्ट है। लेकिन पिछले 2 साल से मैं ये देख रहा हूँ कि 2 नंबर में सीधे डायरेक्ट क्वेश्चन टाइप ऑफ सेल्स पे, व्हाट इज फ्यूल सेल। अब अगर आपने फ्यूल सेल नहीं पढ़ा है तो आपको वहां प्रॉब्लम आएगी। सो करना क्या है, जो पीछे के 2 पन्ने आपके दिए हुए एनसीईआरटी चैप्टर में, वहां पे सेल्स के बारे में बताया गया है कि कौन फ्यूल सेल होता है, प्राइमरी बैटरी होती है, सेकेंडरी बैटरी होती है, उसको अच्छे से रीड कर लीजिए आप। वो बच्चे जिनको न्यूमेरिकल में दिक्कत हो रही है वो सेल्स को बहुत अच्छे से पढ़ ले, मे बी अगर ऑप्शन में आ गए तो आपके पास सेल रहेगा, आप सॉल्व कर सकते हो। लेकिन एडवाइस ये है कि न्यूमेरिकल ज्यादा से प्रिपेयर करो, क्योंकि थ्योरी में नंबर करने के चांस हो सकते हैं, हो सकता है आपने गलत लिख दिया कुछ, लेकिन न्यूमेरिकल में 100% मार्क्स मिलने के चांस है। आप कहोगे 0 भी मिल जाएगा, लेकिन पॉजिटिव सोचते हैं हम, अगर आपने अच्छे से सॉल्व कर लिया तो न्यूमेरिकल में पूरे आपको 100% मिलने के चांसेस है। तो केमिस्ट्री में बोलते हैं 100 आसानी से लाया जा सकता है, 70 आउट ऑफ 70, बिकॉज ऑफ दिस ओनली, कि बहुत लिमिटेड चीजें हैं और जिसमें है पार्ट्स में आएंगे वो सिंपल सा पेपर आता है। ओके, एक बार इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हो गया, इतना ही है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में न्यूमेरिकल एक वाला जो मिस हो रहा है क्या है, वो है कि आपने नर्स इक्वेशन तो कर लिया, लेकिन इसके पीछे दूसरा पार्ट जो है, कंडक्टिविटी वाला पार्ट जो है, वो मिस हो गया। मतलब कंडक्टिविटी वाले पार्ट में कभी कभी नर्स इक्वेशन न्यूमेरिकल ना आके कंडक्टिविटी वाले से आ जाता है। मोलर कंडक्टिविटी क्या है, तो कितने न्यूमेरिकल हो सकते हैं, तो देखिए नर्स इक्वेशन बताया मैंने, उसके बाद होता है मोलर कंडक्टिविटी वाला न्यूमेरिकल। मोलर कंडक्टिविटी निकालने को आ सकता है, इसमें सेल कांस्टेंट वाला एक न्यूमेरिकल है वो आ सकता है, कप्पा के वैल्यू के अकॉर्डिंग सॉल्व कर सकते हो। इसके अलावा कोलहार्स लॉ बहुत सिंपल सा न्यूमेरिकल है, वो उसमें न्यूमेरिकल आता है, तो कोलहार्स लॉ पढ़ लो और उसके न्यूमेरिकल्स पढ़ लो। एक और चीज बची, वो है फैराडे लॉ। फैराडे लॉ क्या करता है, जैसे भी मैंने बात की, ये जो मैं नर्स इक्वेशन की बात कर रहा था, मैं यहाँ बात कर रहा था इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की, फैराडे लॉ बात करता है इलेक्ट्रोलिटिक सेल की। मतलब कि अगर 2 एक एनोड है, एक कैथोड है, तो किसी पे डिपॉजिट हो रहा है मास, इसमें से जाके आपने पढ़ा होगा ये कि यहाँ का मास इम्प्योर का मास जाके प्योर पे डिपॉजिट होता रहता है। तो जो मास डिपॉजिट हो रहा है, कितना मास डिपॉजिट हो रहा है, तो m इक्वल टू ZIT, ये जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले में न्यूमेरिकल आता है, और इसको स्किप नहीं करेंगे आप, क्योंकि अगर ये आ गया तो देयर इज नो ऑप्शन। केमिस्ट्री में ही बात है कि अगर आपने नहीं पढ़ा है तो फिर आप ऑप्शन की वजह से करना ही करना है। सो नर्स इक्वेशन आपने पढ़ लिया, बहुत अच्छा है, इसको भी अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए। हाँ, इसमें वेरिएशन है थोड़ी, तो इसको वेरिएशंस को भी अच्छे से कवर करना जरूरी है। ये हो गया, तो पूरे न्यूमेरिकल पार्ट खत्म हो गया। और इसमें एक टॉपिक है कंसंट्रेशन से क्या फर्क पड़ता है, इलेक्ट्रोलाइटिक मतलब कंडक्टिविटी कैसे चेंज होती है कंसंट्रेशन चेंज करने पे। इस पे ग्राफ बना हुआ है इस चैप्टर में, उस ग्राफ को ध्यान दीजिए। 2-3 साल आपको देखा होगा आपने कि पूछा जाता है कि क्या फर्क पड़ता है, ग्राफ बनाओ कंसंट्रेशन और कंडक्टिविटी पे। ठीक है, फिर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री फिनिश हो जाएगा। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बाद आता है केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स जो चैप्टर है उसमें फिर से न्यूमेरिकल्स, तो ये 4 हैं। 4 में सबसे आसान तो है डेंसिटी, आपने निकाल लिया, बहुत आसान था। उसके बाद सेकंड रैंक में दूंगा तो इसको दूंगा न्यूमेरिकल में, क्योंकि सिर्फ 2 न्यूमेरिकल बनते हैं। कौन से, एक बनता है फर्स्ट ऑर्डर के लिए निकालते हैं आप, और दूसरा बनता है आर्हेनियस इक्वेशन, मतलब कि k is equal to 2.303 t log r upon r naught, r naught upon r, r naught क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन। एक ये फॉर्मूला, और दूसरा फॉर्मूला आर्हेनियस इक्वेशन वाला, k is equal to a into e की पावर माइनस ea upon rt, मतलब ये क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी। तो इन 2 फॉर्मूले में आपको न्यूमेरिकल बनते हैं। इसमें क्या हो सकता है, इसको आगे लॉग लेके सॉल्व करोगे तो ध्यान ही रखना कि आप फाइनल फॉर्मूला मत, सिर्फ फाइनल फॉर्मूला मत याद करना, इससे इसको फाइनल फॉर्मूला बना सकते हो। कैसे, लॉग लोगे, लॉग के इधर लॉग लोगे तो फाइनल एक्सप्रेशन आ सकता है, इस टर्म में आ जाए कुछ, लॉग k इज इक्वल टू यहाँ पे लॉग a माइनस ए अपॉन आर टी, इस हिसाब से सॉल्व हो जाएगा, इस हिसाब से आ जाएगा। ठीक है, और उसके बाद आप सॉल्व करोगे, आगे जब सॉल्व करोगे फॉर्मूले को बनाओगे तो फाइनल जो आता है टर्म में
पिछली बार मैं इसलिए ऐसा बोल रहा हूँ, 2016 के पेपर में इस पे क्वेश्चन आ गया था, इक्वेशन दी थी और बोला था कंपेयर करके ए की वैल्यू बताओ। नाउ अगर ऐसा क्वेश्चन आता है देन देयर इज अ प्रॉब्लम, राइट? सो इसको भी साथ में प्रिपेयर करके चलो। नाउ जो फाइनल बन के आता है वो होता है log k2 अपॉन k1। इस तरीके से दो इक्वेशन बनाने हैं, k1 के लिए k2 के लिए, और फिर माइनस ये अपॉन 2.303 RT log 1 अपॉन t1 माइनस 1 अपॉन t2। एक ये फॉर्मूला है। सो ये दो फॉर्मूले हैं, तो सिर्फ ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला प्रिपेयर कर लोगे तो प्रिपेयर हो जाएगा। साथ में यहाँ पे टी हाफ का कॉन्सेप्ट होता है। मैंने कहा था कि फिजिक्स में यही सेम कॉन्सेप्ट, यही सेम फॉर्मूला फिजिक्स में एटम्स एंड न्यूक्लियाई में है। तो आप केमिस्ट्री में ठीक से पढ़ो तो फिजिक्स तैयार हो जाएगा, फिजिक्स में ठीक से पढ़ो तो केमिस्ट्री तैयार हो जाएगा। तो इसलिए इसके न्यूमेरिकल जितने कर सकते उतने कर लो, और रिलेटेड विद फिजिक्स तुरंत जाकर फिजिक्स के न्यूमेरिकल रिलेट करो। अच्छा इसमें फिजिक्स में क्या हो सकता है, वहां लैम्डा की जगह वहां के की जगह लैम्डा हो जाता है और फर्क नहीं होता, बिकॉज जो रेडियो एक्टिव डिके है वो भी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ही है। ओके, एक बार ये हो गया तो आपका न्यूमेरिकल पार्ट एकदम आसानी से तैयार हो गया। इसमें जो न्यूमेरिकल में जो दिक्कत कुछ बच्चों को आती है वो कहाँ आती है कि अगर एक टेबल बना हुआ है और दिया हुआ है कंसंट्रेशन दिया हुआ है और वो दिया हुआ है कि आप कंसंट्रेशन देख के आप फाइंड करो कौन सा ऑर्डर होगा, उसमें दिक्कत आती है। तो उसमें करना कुछ नहीं है, थोड़ा सा ध्यान देके सॉल्व करना है कि एक बार क्या करिए, एक का कंसंट्रेशन जिसका कॉमन है वो वैल्यू लेके सॉल्व कर लीजिए, और दूसरी बार क्या करना है कि एक बार एक्स की एक की वैल्यू आ गई, ए की वैल्यू आ गई, मतलब अगर मैं बताना चाह रहा हूँ k इज इक्वल टू, यहाँ पे रेट इज इक्वल टू r इज इक्वल टू k की ऐसे ऐसे दिया है, ये दिया हुआ है और आपसे बोला है कि ऑर्डर बताओ। तो क्या करना है, इसको x और y इसकी पावर मान लो, जो टेबल है उसकी वैल्यू यहाँ पुट कर दो कंसंट्रेशन की। एक बार में x निकल के चला जाएगा, एक बार जब x निकल आया तो y निकल के आ जाएगा। एक और क्वेश्चन जो इस पे ये तो हो गया, आपका न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएगा। एक क्वेश्चन जो आते हैं, अगर थ्योरेटिकल की बात करें, थ्योरेटिकल क्वेश्चन एक आता है 1 नंबर का, और पता सरप्राइजिंग है मेरे लिए बहुत कि बच्चे बहुत गलत करते हैं। क्वेश्चन पूछता है कि फाइंड द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। प्लीज आप ये गलती मत करिएगा, क्योंकि मैं इसको मतलब ब्लंडर मानता हूँ, बिकॉज आपको समझाया गया है कि a प्लस बी गिव्स आउट c, और एक दिया हुआ है रिएक्शन, इसमें दिया हुआ है r इज इक्वल टू k ऐसे a की पावर 2 और b की पावर 1, एंड पूछा है कि फाइंड द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऐसे लिखा हुआ है। तो बच्चे ने आंख बंद करके बच्चा बोलेगा, अगर मान लो अब यहाँ मैं 2 लिख देता हूँ तो बच्चा क्या बोलेगा कि इसका ऑर्डर है 3, ठीक, ओके ऐसे। अभी देखिए इसका ऑर्डर है 2, जबकि इसका ऑर्डर 2 नहीं है। क्यों? क्योंकि इससे मतलब ही नहीं होता ऑर्डर का। ऑर्डर का मतलब किससे होता है, रेट लॉ एक्सप्रेशन से होता है। तो कीप इन माइंड कि रेट लॉ एक्सप्रेशन से ऑर्डर निकलेगा और तब हम उसको दोनों पावर को ऐड करके ऑर्डर निकालेंगे। तो इस बात को भी ध्यान रखिएगा। उसके बाद आता है ग्राफ्स। इस चैप्टर में ग्राफ्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो ग्राफ्स को ध्यान से पढ़िएगा। 2-3 ग्राफ है। कौन सा ग्राफ है, जो आर्यनियस इक्वेशन में भी दिखाया मैंने, उसका एक ग्राफ है, और एक ग्राफ है फर्स्ट ऑर्डर का ग्राफ है। तो उस ग्राफ को बहुत ध्यान से पढ़ेंगे, एक बार अटेंशन देके पढ़िएगा, स्लोप क्या होगा, उसका इंटरसेप्ट क्या होगा, ओके। फिर क्वेश्चन होता है डिफरेंशिएट बिटवीन। तो ये चैप्टर जो डिफरेंशिएट बिटवीन आता है, अगर आपका लक बहुत अच्छा है तो आ जाएगा ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलरिटी का डिफरेंस। पक्का पक्का पढ़ना है ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलरिटी डिफरेंस, क्योंकि बहुत बार पूछा गया, इस बार भी पूछा जा सकता है। इसके अलावा एक क्वेश्चन होता है रेट कांस्टेंट और रेट ऑफ रिएक्शन में डिफरेंस। तो 2-3 डिफरेंस है, वो आप पढ़ लीजिएगा। साथ में डेफिनेशन है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होती है, थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या होती है, एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है, ये क्वेश्चन आ सकता है। केमिकल जब आप पढ़ने जा रहे हैं केमिकल काइनेटिक्स, तो क्या ध्यान रखें कि जो थ्योरी मैंने जो बताया वो पढ़ें, ग्राफ्स पे ध्यान दें, और न्यूमेरिकल जो मैंने बोले उसको प्रैक्टिस कर लें। एक बार ये आप न्यूमेरिकल सेक्शन कंप्लीट कर लेते हो तो आपके 19 मार्क्स पक्के हो जाते हैं, और उसमें गलत होने के चांसेस नहीं है। फिर से बोल रहा हूँ, गलत होने के चांसेस नहीं है, क्योंकि न्यूमेरिकल में गलतियां बहुत कम होंगी, क्योंकि श्योर शॉर्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। हाँ, कैलकुलेशन मिस्टेक्स से आप डरते हो तो कैलकुलेशन मिस्टेक्स में नंबर कटते नहीं है पूरे। अगर आपने सब कुछ सही किया है, सिर्फ कैलकुलेशन मिस्टेक में गलती है, मैंने कहीं कैलकुलेशन गलती कर दी है, तो 0 नहीं मिलेगा आपको हाफ मार्क्स कटेगा, हाफ मार्क्स या 1 मार्क्स कटेगा, मुश्किल से हाफ मार्क्स। मतलब आपने 3 मार्क्स के क्वेश्चन में 2.5 स्कोर कर लिया। सो क्यों ना हम इसको अच्छे से पढ़ ले, क्योंकि वो 2.5 तो मिल जाएगा हमें। सो अच्छे से न्यूमेरिकल प्रिपेयर करिए, और फिर हम लोग और बात करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में बाकी चैप्टर्स के बारे में। थैंक यू।